एयरलाइंस की तरफ से अहम हिदायत है कि हेडफोन इस्तेमाल करें और गौर से सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमारे दरमियान सऊदी एयरलाइंस से तशरीफ़ लाए सऊदी एयरलाइंस के स्टाफ मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे इश्यूज़ रिलेटेड टू एयरलाइंस, चेक इन बैगेज और उसके अलावा वज़न क्या होना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स वाइल इन द एयरक्राफ्ट, कैरिंग प्रोहिबिट आइटम्स, आर्टिकल्स, लॉस बैगेज। और जो आने के वक्त कुछ लोग जो गलती करते हैं कि कपड़ों में या सामान में जमज़म को छुपाकर या किसी और तरीके से लाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्या नुकसानात हैं और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सऊदी एयरलाइंस से हमारे लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम दानिश बिन याहिया है। मैं सऊदी एयरलाइंस में दिल्ली में ग्राउंड ऑपरेशन स्टाफ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से हज फ़्लाइट्स कवर कर रहा हूँ, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। सऊदीया में भी, मक्का में, मदीना में, जद्दा में हमने काम किया है। उसी हवाले से कुछ हाजियों को परेशानियाँ आती हैं शुरू से, जब से वो यहाँ से सफ़र उनका स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हाजियों की रिपोर्टिंग टाइम। एयरलाइंस के हिसाब से हाजी को 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि क्योंकि लंबा सफ़र होता है और यहाँ पे भी हाजी को आराम नहीं मिलता, पहुंचने के बाद भी हाजी को आराम नहीं मिलता, बुज़ुर्ग हाजी होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हाजियों का सफ़र शुरू होने से पहले उनको उनके आराम का इंतज़ाम किया जाए। होता क्या है, एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद इतना टाइम लगता है कि बहुत सारे हाजी जो पहले से अगर बीमार हैं या उनके साथ कोई तकलीफ़ है या उनको कोई परेशानी है, तो उनको घबराहट की प्रॉब्लम होती है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें हाजियों के साथ होती हैं। तो इसलिए अगर घर से चलने से पहले, एक रात पहले, एक दिन पहले हाजियों को आराम दिया जाए, वो हाजियों की सेहत के लिए भी और सफ़र के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे जब हमारा सफ़र शुरू होता है, आप जैसे ये स्लाइड देख सकते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से डिपार्चर हॉल दिखाया गया है, जहाज़ में बोर्डिंग दिखाई गई है, सामान लेके जाते हुए दिखाया गया है। हाजियों का सफ़र जब शुरू होता है तो उनको 24 घंटे पहले एयरलाइंस दोनों साइड के बोर्डिंग पास दे देती है, आने का भी बोर्डिंग पास और यहाँ से जाने का भी बोर्डिंग पास। हाजी के पास जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो उनके पास ऑलरेडी यहाँ से जाने का बोर्डिंग पास रहता है और उधर से वापसी का बोर्डिंग पास भी उनके पास रहता है। तो यहाँ पे जो हाजी को ज़रूरत होती है वो सिर्फ वीज़ा, पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, जिसकी कि यहाँ पे इमिग्रेशन में ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मैं दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट से हूँ, दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट में हाजियों की रिपोर्टिंग या तो हज मंजिल होती है या डायरेक्ट एयरपोर्ट पे आते हैं वो। जब पहले से हज मंजिल में या कहीं और चेक इन की वो नहीं होता कि उनका सामान हज मंजिल में लिया जाएगा। जैसे कई इम्बार्केशन पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हाजियों का सामान कहीं और चेक इन होता है, वो बाद में लोड होके आता है। दिल्ली में हाजी को डायरेक्ट सामान लेके आना होता है। हमारे यहाँ जो अलाउड चेक इन बैगेज में 2 पीस 20-20 किलो के जो वज़न का वो है, देखा यह गया है कि हाजी सामान जो लेके आते हैं उस सामान को, मान लीजिए अगर 2 लोग जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो 4 पीस ना लाके अपना पूरा सामान 2 पीस में वज़न कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से वो उनका जो पर पीस वेट है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से हाजियों को बहुत दिक्कत होती है। फिर यहाँ पे उनका सामान खुलवाना पड़ता है, उसको सेग्रीगेट कराना पड़ता है,
2 नग के 3 नग या 4 नग बनाने पड़ते हैं उसके। तो पहले से आप हाजियों को ये थोड़ा सा गाइड करें इस चीज़ के लिए कि सामान जो लेके आए, अगर उनको 4 पीस अलाउड हैं, भले ही चाहे वो थोड़ा थोड़ा सामान डाल के सूटकेस में लेके आए अपने, लेकिन चारों पीस लेके आए, और 4 नहीं है तो 3 पीस लेके आए, ताकि वेट की दिक्कत ना हो और सामान हाजी को एयरपोर्ट पे खोलने की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा एक चीज़ और है, आजकल जो ये गिफ्ट आइटम्स का है, हाजियों को लोग गिफ्ट दे देते हैं और हाजी बिना सोचे समझे, बिना ये जाने कि इसके अंदर क्या चीज़ है, कि हम क्या ले जा रहे हैं, कि हमारे आगे रिश्तेदार हैं सऊदीया में या उनको ये सामान दे दीजिएगा आप। तो अगर आप किसी का रिश्तेदार का सामान ले जाना भी चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप उसको अच्छी तरीके से अपने सामने खोल के चेक कर लें कि कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो कि नहीं जा सकता यहाँ से भी और वहाँ पे भी, वहाँ कस्टम में प्रॉब्लम हो जाए। इसी तरीके से हैंड बैगेज की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। हैंड बैगेज, नॉर्मल फ्लाइट्स पे जो हैंड बैगेज हम अलाउड करते हैं वो 7 kg है, लेकिन हाजियों के लिए, क्योंकि हाजियों के पास हाथ में सामान ज़्यादा रहता है, तो हम 10 किलो तक का हैंड बैगेज अलाउड करते हैं। लेकिन उसमें यह है कि हाजी की ज़रूरत का सामान होना चाहिए, क्योंकि हाजी लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, उनको अपने एक आध जोड़ी कपड़े रखने होते हैं, कुछ खाने पीने का सामान है, कुछ दवाइयाँ हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हैंड कैरी में। लेकिन हैंड कैरी में छुरी, चाकू, कैंची, टेप, ये सारी चीज़ें हैंड कैरी में नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो आजकल बैगेज का, जैसे स्टैंडर्ड साइज बैगेज जो होते हैं, सूटकेस, आई एम टॉकिंग अबाउट सूटकेस, सूटकेस का साइज़ और वो उसकी भी लिमिट होती है। पहले ये होता था कोई भी आप बोरे में ले आइए सामान, किसी सैक में ले आइए, कट्टे में ले आइए, वो अलाउड हो जाता था। लेकिन अब जो है वो स्टैंडर्ड साइज का बैगेज है, और बैगेज के अंदर रस्सी बंधी हुई नहीं होनी चाहिए। ये सऊदी गवर्नमेंट की भी रेगुलेशंस हैं और इंडियन गवर्नमेंट की भी रेगुलेशंस हैं कि कोई भी सामान जो चेक इन में जाएगा, एनी बैगेज विच इज़ एक्सेप्टेड इज एज ए चेक इन बैगेज, उसके ऊपर रस्सी नहीं होनी चाहिए। अगर वो उसको सिक्योर करना चाहते हैं तो या तो वो उसमें टेप लगा दें, अदरवाइज पॉली रैपिंग आती है, उसको पॉली रैप कर दें अगर ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं उसको। यही चीज़ बॉक्सेस के लिए भी है। अगर कार्टन बॉक्सेस आप कैरी कर रहे हैं तो कार्टन बॉक्सेस के ऊपर भी रस्सी नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि मैं दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट पे मैंने काम किया है, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो सामान जाता है वो बेल्ट के थ्रू जाता है, और एयरपोर्ट ऑपरेटर रस्सी से बंधा हुआ सामान बेल्ट्स पे अलाउड नहीं करते। उसकी वजह यह है क्योंकि वो रस्सी अगर बेल्ट में कहीं फंस गई तो सामान तो डैमेज होगा, साइड में इनलाइन बेल्ट जो होती है वो भी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले भी ये चीज़ हुई है, लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे हाजियों की रस्सियों को खोला था एयरपोर्ट पे। अच्छा, कुछ हाजी लोग जो हैं जो अपने साथ व्हील चेयर्स वगैरह कैरी करते हैं, तो एयरपोर्ट पे हम हर हाजी को जिसको भी ज़रूरत रहती है वो व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं, और जो उनकी अपनी अगर वो पर्सनल व्हील चेयर लेके जा रहे हैं तो वो व्हील चेयर भी थ्रू रैपिंग दी जाएगी। रैप होने के बाद ही वो बैगेज एक्सेप्ट किया जाता है, कि मतलब आपको प्रॉपरली जो है उसको रैपिंग करनी है। अगर वो प्रॉपरली रैप नहीं होगी व्हील चेयर तो उसको एयरपोर्ट पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बैगेज के कुछ स्टैंडर्ड साइज़ हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, जैसे अब ये बाल्टी है, ट्रंक है, बोरा है, और आजकल एक नया बैगेज है जिसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ होता है टू आइडेंटिफाई द बैगेज। अगर आपका बैगेज कहीं मिसप्लेस हो जाए या वो, तो वो उस सेंसर को चलाने के लिए उसके अंदर बैटरीज लगी हुई होती हैं सूटकेस में, वो सूटकेस भी अलाउड नहीं है। और जो चेक इन बैगेज में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ये सारे आइटम्स
जो आप देख रहे हैं ये चेक इन बैगेज में अलाउड नहीं है, इवन हैंड कैरी में भी अलाउड नहीं है। ये मैच बॉक्स, सिगरेट लाइटर्स, ई सिगरेट्स, स्टोव, स्पेशली पावर बैंक्स। नॉर्मली लोग क्या गलती करते हैं कि पावर बैंक उनके पास होता है और वो अपने चेक इन बैगेज में पावर बैंक डाल देते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें और भी ऐड हो गई हैं, एक तो मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप। कोई भी चीज़ जिसके अंदर बैटरी होगी वो चेक इन बैगेज में अलाउड नहीं है। अगर आप अपना यूज़ कोई फ़ोन नहीं हो रहा है और आप सोचें उसको हम चेक इन बैगेज में डाल दें तो वो भी अलाउड नहीं है। उसके लिए भी सिक्योरिटी आपका बैगेज खुलवा के उसको बाहर निकलवाएगी और आपको बोलेगी कि आप उसको हैंड कैरी में लेके जाएं। अच्छा, ऑयल, फूड आइटम्स लाइक हनी एंड टोबैको प्रोडक्ट, लोग अपने इस्तेमाल के लिए गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीज़ें बल्क क्वांटिटी में लेके जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जो परमिसेबल नहीं है। तो उनको आप ये प्लीज़ ज़रूर बताएं कि इस तरीके की चीज़ें नहीं लेके जाएं, क्योंकि ये चीज़ अगर वहाँ जाने के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इसमें। सऊदीया कस्टम्स इन चीज़ को अलाउड नहीं करता है, और अगर ये चीज़ें वहाँ रोकी जाती हैं तो उसमें कंट्री का भी नाम खराब होता है, एयरलाइंस का भी नाम खराब होता है उसमें, और हाजी को जो प्रॉब्लम होती है वो तो होती है। और ये चीज़ है आपकी दवाओं को लेके, बल्क क्वांटिटी में दवाएं अलाउड नहीं है। दवा सिर्फ उतनी ही अलाउड है जितनी आपकी ज़रूरत के लिए है। जो आपको ज़रूरी है, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी हुई है दवा, उतनी ही दवा लेके जाएं। उस हिसाब से लेके जाएं कि आप 40 दिन आपको वहाँ रुकना है। आपको जहाज़ में या आपके सफ़र में जितनी दवा इस्तेमाल करनी है वो आप अपने हाथ में रखें, बाकी की दवा जो है वो चेक इन बैगेज में डालें। ड्रग्स की जो आइटम्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये व्हील चेयर्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी इसका बता दिया। अच्छा, ये व्हील चेयर्स के अंदर एक चीज़ अभी और ऐड हुई है, बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर्स। क्योंकि अब पिछले 1-2 साल से ये भी देखा गया है कि कुछ लोग अपनी बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर लेके जाते हैं। तो बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर ले जाने का प्रोसीजर ये है कि बैटरी अलग जाती है, व्हील चेयर अलग जाती है। तो अगर कोई हाजी आपसे ये सवाल करता है या वो पूछते हैं कि साहब बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर है हमारे पास, हम उसको ले जा सकते हैं, तो आप उनको बोलिए कि बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन व्हील चेयर लेने से पहले, ख़रीदने से पहले, वो जहाँ से भी लेते हैं उस जगह ये बात ज़रूर बताएं कि हमें जहाज़ का सफ़र करना है, क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर्स में जो बैटरीज लगी हुई होती हैं वो सारी बैटरीज जहाज़ में ले जाना अलाउड नहीं होता। उसमें कुछ बैटरीज ऐसी हैं जो जहाज़ में ले जाना अलाउड होता है। अगर आप उनको ये बात बताएंगे तो वो आपको फिर वही व्हील चेयर प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें वो बैटरी है जो आप जहाज़ में ले जा सकते हैं। दूसरा, उस बैटरी को रिमूव करने के लिए स्क्रू ड्राइवर है या कोई वो रिंच वगैरह होता है, वो उसकी टूल किट जो होती है वो साथ में लेके ज़रूर चलें, क्योंकि हाजी नॉर्मली एयरपोर्ट पे व्हील चेयर लेके आ जाते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि ये इसको बैटरी को इसको सेपरेट कैसे करना है इससे, उसके टर्मिनल्स कैसे खोलने हैं, उसके टर्मिनल्स को कैसे अलग करना है। तो अगर ये क्वेरी आपके लोगों के सामने आती है और कोई आपसे इस बारे में पूछता है तो उसको प्लीज़ ये गाइड ज़रूर करें कि बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर के साथ आप अपने उसकी टूल किट लेके चलें। चेक इन काउंटर्स पे आने के बाद हाजियों को जितने भी बैगेज आप लोग चेक इन कराते हैं, जो हाजी बैगेज देते हैं, हर हाजी को एक बैगेज के अगेंस्ट में एक चेक इन की स्लिप मिलती है। 2 चेक कराया आपने तो 2 मिलेंगी, 1 चेक इन कराया आपने तो उसमें 1 आपको स्लिप मिलेगी। लेकिन हैंड बैगेज के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता। हैंड बैगेज में कोई स्लिप वगैरह ऐसी नहीं होती है। वो हैंड बैगेज आप 10 किलो तक ले जा सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया। और हाथ के सामान में जितना कम करेंगे, जितना ज़रूरी सामान होगा सिर्फ वो रखेंगे, तो यह है कि सफ़र में काफ़ी आसानी होगी। सॉरी,
जी जी हाँ, व्हील चेयर फ्री, मतलब जो आपके 2 पीसेस का अलाउंस है उसके अलावा होती है व्हील चेयर। अगर जी हाँ, अगर आप व्हील चेयर लेके जा रहे हैं, अपनी पर्सनल व्हील चेयर लेके जा रहे हैं, तो जो आपके 2 पीसेस का अलाउंस है उसके अलावा जो थर्ड पीस है वो व्हील चेयर फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है, उसमें आपका कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं। व्हील चेयर है, बेबी प्रैम्प है, जो बच्चों के स्ट्रॉलर्स होते हैं वो हैं, इस टाइप की जो चीज़ें, उसका अलग से एयरलाइंस कोई चार्जेस वगैरह या वो नहीं होता। बैटरी जी, बैटरी हैंड बैगेज में जाती है जी। नहीं, बैटरी हैंड बैगेज में जाएगी तो हैंड बैगेज का तो वैसे भी कोई टैग नहीं होता। अगर जो आप हैंड बैगेज लेके जा रहे हैं उसका तो कोई टैग नहीं होता हैंड बैगेज का। सर वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर आपका हैंड बैगेज 10 किलो का है, उसके अलावा आपके पास बैटरी भी है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, या इट इज अलाउड। अच्छा, हैंड बैगेज में क्या होता है, एक तो आपके पास 10 किलो का हैंड बैगेज ऑलरेडी है, उसके अलावा लोग छोटे छोटे हैंड बैगेज कर लेते हैं। एक वो गले में लटकाने वाला पाउच हो जाता है, प्लस एक वो प्लास्टिक बैग हो जाता है, प्लस उसके अलावा भी अगर और कुछ गिफ्ट आइटम है वो हो जाता है। तो हैंड बैगेज जो अलाउड होगा वो एक ही होगा 10 किलो का। आपने जो बैटरी की बात की वो एक्सेप्शनल है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हैंड बैगेज एक ही अलाउड है एक हाजी को, क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर शायद अगर दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट से 15,000 हाजी जाएंगे तो उसमें से मुश्किल से 2 या 4 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, डॉक्यूमेंट टांगने का जो डॉक्यूमेंट वाला पाउच है वो तो अलाउड होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या तो आप उसको उसके अंदर भी रख सकते हैं, और अगर आप उसके अंदर नहीं रख सकते, आप अपने हाथ में रखते हैं उसको, तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चीज़ इसलिए भी बताई जाती है क्योंकि हाजी के हाथ में जितना ज़्यादा सामान होगा, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो एक बैंक वाले उसको हैंड बैगेज का पाउच दे देते हैं, उसके अलावा फिर एक कुछ NGOs वगैरह ऐसे हैं जो उनको एक हैंड बैगेज का पाउच दे देते हैं, उसके ऊपर ना तो उनका कोई कवर नंबर होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वैल्यूएबल आइटम्स, ज्वेलरीज वगैरह जो है, और ड्रग्स, नशे की चीज़ें जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ममनू है सऊदीया में। आप कोई भी ऐसी नशे की चीज़, चाहे वो कुछ लोग दवाएं ले जाते हैं और बाकी चीज़ें ले जाते हैं, वो बिल्कुल ममनू है। कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप लेके जाते हैं और वहाँ पे कस्टम आपको रोकता है तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर। दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट पे हमारी लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसमें चेक इन होने के बाद सेपरेट काउंटर्स होते हैं इमिग्रेशन के, सेपरेट काउंटर्स होते हैं सिक्योरिटी के। सिक्योरिटी में जो चीज़ ले जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दी, जो चीज़ नहीं ले जा सकते वो भी बता दी। सिर्फ उसमें यह ख्याल रखना है कि कोई भी शार्प चीज़, ब्लेड है, इवन अब जो सेलो टेप्स आते हैं वो भी अलाउड नहीं है हैंड कैरी में। प्लास्टिक रोल्स जो होते हैं, जो रैपिंग रोल्स होते हैं, वो भी अलाउड नहीं है हैंड कैरी में। हैंड कैरी में सिर्फ आपका ज़रूरत का सामान होना चाहिए। पानी भी 100 ml से ज़्यादा अलाउड नहीं है, लिक्विड आइटम कोई भी 100 ml से ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो उसका ज़रा सा आप उनको ये समझाएं कि हाथ के सामान में कोशिश ये करें कि कम से कम चीज़ें हाथ के सामान में लेके जाएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इमिग्रेशन होने के बाद, सिक्योरिटी होने के बाद हाजी जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक वेटिंग एरिया होता है जहाँ पे हाजियों को, अगर फ्लाइट जद्दा जा रही है तो एहराम बांधने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, उनके खाने के लिए, वज़ू का, सब चीज़ का इंतज़ाम रहता है। और अगर फ्लाइट मदीना जा रही है तो एहराम की ज़रूरत नहीं होती उसमें, वहाँ पे उनको खाने के लिए जो भी ब्रेकफास्ट का टाइम है तो ब्रेकफास्ट, लंच का टाइम है तो लंच, और डिनर का टाइम है तो डिनर, वो सर्व किया जाता है, बॉक्सेस उसके उनको दिए जाते हैं।
वहाँ पे बिठा के उनको, उसके बाद ही फिर बोर्डिंग होती है। नेक्स्ट, ये चीज़ें हैं आपकी जो प्रीफर करते हैं कि आप इसको हैंड कैरी बैगेज में ले जा सकते हैं। कुरान शरीफ है, एक्स्ट्रा एहराम है, एक्स्ट्रा स्लीपिंग बैग है, मिसवाक है, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फॉर वाटर, पानी के लिए खाली बॉटल, अगर आपको पानी पीना है तो खाली बॉटल भी आप ले जा सकते हैं, पेन है, पासपोर्ट है, करेंसी है, डॉक्यूमेंट्स हैं, पावर बैंक है, मोबाइल चार्जर्स हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी हैं वो आपके हाथ में होना चाहिए हैंड बैगेज में। नेक्स्ट, आइटम्स नॉट परमिटेड इन हैंड बैगेज, ये उसकी लिस्ट है जो आइटम परमिटेड नहीं है हैंड बैगेज में। इन सब चीज़ों से फारिग होने के बाद 1 घंटा पहले बोर्डिंग शुरू होती है। एयरक्राफ्ट में 1 घंटा पहले बोर्डिंग शुरू हो जाती है। हाजियों को जो उनके बैठने की या खाने की जगह है वहाँ से फिर बोर्डिंग गेट पे लेके जाते हैं। बोर्डिंग गेट पे हम लोगों को 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक तो बोर्डिंग पास, दूसरा पासपोर्ट, क्योंकि हमने यहाँ से ये श्योर करना होता है कि कोई भी पैसेंजर बिना पासपोर्ट लिए फ़्लाइट पे ना बोर्ड कर जाए। क्योंकि कई बार गलती से ऐसा होता है कि हाजी ने जहाँ पे उन्होंने खाना खाया अपना बैगेज वहाँ छोड़ दिया, या वो कहीं और वॉशरूम में कहीं रख के भूल गए। तो इसलिए डबल चेक करने के लिए बोर्डिंग के टाइम पे हम लोग पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दोनों चेक करते हैं कि आपके पास है, ताकि इससे ये रहे कि 100% हाजी जो यहाँ से गए हैं उनका पासपोर्ट उनके पास है। जहाज़ के अंदर जो सीटिंग होती है वो सीट नंबर से होती है। सारे हाजियों के पास अपने अपने सीट नंबर्स होते हैं, उसी के हिसाब से सारे हाजियों की सीटिंग कराई जाती है। कोई भी वहाँ पे जहाज़ के अंदर ये नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से जो सीट खाली देखें आप उस पर बैठ जाएं। जहाज़ के अंदर जो क्रू होता है वो आपका बोर्डिंग पास चेक करेगा और आपको आपकी सीट बताएगा कि आपको कहाँ जाके बैठना है। इसी तरीके से सीट बेल्ट्स लगाने का, ये चीज़ आप ये देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा हाजियों को एजुकेट करना पड़ता है इसके लिए कि आपको सीट बेल्ट कैसे लगानी है और कैसे खोलनी है, कि दोनों पट्टों को किस तरीके से मिलाना है, उसको लॉक करना है और उसके बाद फिर उसको उतरते वक्त कैसे खोलना है। इसके नेक्स्ट स्लाइड, वॉशरूम यूज़ करने का तरीका। अभी मुझसे पहले जो जनाब बता रहे थे उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताई ये बात कि वॉशरूम कैसे यूज़ करना है, लेकिन एयरलाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वॉशरूम में वुज़ू नहीं कर सकते, क्योंकि एयरक्राफ्ट में इतना पानी नहीं होता कि 300 हाजी उसके अंदर वुज़ू कर लें, और फिर जब आप वुज़ू करेंगे वो पानी नीचे गिरने के चांसेस होते हैं, बल्कि गिरता है नीचे पानी फ्लोर पे। और जहाज़ के अंदर फ्लोर के नीचे पूरे जहाज़ की वायरिंग होती है, सारी वायरिंग्स जितने भी सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं उनकी सारी वायरिंग और वो सारी चीज़ें उसके नीचे होती हैं। तो ये बहुत चांसेस रहते हैं कि अगर इनकेस थोड़ा सा भी पानी, इवन के चंद ड्रॉप्स पानी भी उन वायरिंग्स तक पहुंच गया तो उससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरा, उसके अंदर बैठने की भी इतनी जगह नहीं होती कि आप उसके अंदर बैठ के वुज़ू कर सकें, क्योंकि टॉयलेट सिर्फ जो है वो इस्तेंजे का भी मतलब सही से आप इस्तेंजा भी उसके अंदर नहीं कर सकते। तो हाजियों को ये एडवाइस करें कि जहाज़ में बोर्डिंग जब अनाउंस होती है तो आप अपने इन कामों से फारिग होकर वुज़ू कर लीजिए, टॉयलेट हो जाइए, उसके बाद ही फ़्लाइट बोर्ड करें। क्योंकि दिल्ली से जद्दा की या मदीना की फ़्लाइट जो है वो ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 घंटे की होती है। तो कोशिश ये करें कि जहाज़ के जब फ़्लाइट के दौरान आपको टॉयलेट जाने की ज़रूरत ना रहे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्मोकिंग जो है वो किसी भी सऊदीया फ़्लाइट पे अलाउड नहीं है। बीड़ी सिगरेट पीना जहाज़ के अंदर अलाउड नहीं है। इवन के टॉयलेट्स में भी कुछ लोग, पीछे देखा गया है कि कुछ हाजी चुपचाप से जाके टॉयलेट में बैठ के, क्योंकि टॉयलेट के अंदर भी स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं और वो बहुत सेंसिटिव स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं कि थोड़ा सा भी धुआं अगर होगा उसमें तो वो अलार्म बजने लगेगा उसके अंदर, और अगर फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई है और वो अलार्म बजेगा तो आप ये समझिए कि फिर वो जहाज़ जो फर्स्ट अवेलेबल एयरपोर्ट है वहाँ उतारना पड़ेगा।
तो उससे ये ज़रूर बताइएगा हाजियों को कि फ्लाइट के दौरान बीड़ी सिगरेट पीने की गलती से भी कोशिश नहीं करें जहाज़ में। जहाज़ टेक ऑफ होने के बाद जब मीकात पास आ जाता है तो जहाज़ में अनाउंसमेंट होता है कि अगर आप उम्रे की नियत करना चाहते हैं या उम्रे की नियत से जा रहे हैं या उससे, तो आपको अगर आपने नियत नहीं भी करी है तो उसका अनाउंसमेंट जहाज़ में कराया जाता है और आप उसको नियत कर सकते हैं। वो वहाँ लैंड करने के बाद जब सऊदीया में, मक्का में, जद्दा में या मदीना एयरपोर्ट पे फ़्लाइट लैंड कर जाती है तो सबसे पहले होता है इमिग्रेशन। वहाँ इमिग्रेशन का तरीक़ा ये है कि वहाँ लेडीज़ को अलग लाइन में लगाया जाता है और जेंट्स को अलग लाइन में लगाया जाता है। तो अगर आप लोगों ने पासपोर्ट इकट्ठे रखे हुए, हस्बैंड वाइफ अगर साथ में हैं और उन्होंने दोनों के पासपोर्ट एक आदमी के पास हैं, तो उनको बताइए कि जो लेडीज़ हैं उनका बोर्डिंग पास और पासपोर्ट जो है वो उनके हाथ में दे दें। इमिग्रेशन होने के बाद फिर आप उसको ले सकते हैं, साथ में ले सकते हैं। अपना बोर्डिंग पास भी हाथ में रखिए, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है सऊदीया में। वॉलंटियर्स आपको वहाँ बहुत सारे मिलेंगे, बहुत लोग आपकी मदद करने के लिए मिलेंगे, लेकिन लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी। वो लोग सिर्फ अरबी जानते हैं और हमारे हाजी लोग अरबी नहीं जानते। तो आप अगर थोड़ा बहुत कहीं भटक गए या आगे पीछे हो गए, आप किसी को भी अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे, वो आपको सही जगह पे आपकी पहुंचा देगा। तो इसलिए बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दोनों जो है आप, क्योंकि होता क्या है कई बार अगर आप नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे, इंडिया के हाजी, पाकिस्तान के हाजी, बांग्लादेश के हाजी, ऑलमोस्ट फेसेस जो हैं सबके सेम होते हैं, और उसमें अगर 2-3 फ्लाइटें साथ में आ गई, पाकिस्तान की फ़्लाइट आ गई, बांग्लादेश की फ़्लाइट आ गई या श्रीलंका की फ़्लाइट आ गई, तो उसमें हाजी के और ज़्यादा। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आपका माशाल्लाह हज पूरा हो गया, अब वापसी का जो सफ़र है वो करना है आपको। वापसी के सफ़र के लिए 2 पीस 40-40 kg के वही चीज़ है। हैंड बैगेज का भी रूल सेम है, सॉरी 20 kg, टोटल 40 kg। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है आप यहाँ पे भी देख लीजिए, जमजम किसी भी फॉर्म में अलाउड नहीं है, ना हैंड कैरी में ना चेक इन बैगेज में। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम छुपा के कपड़ों में लपेट के या उसके अंदर कागज़ में लपेट के जमजम को छोटी छोटी बॉटल्स में रख के अपने चेक इन बैगेज में रख लेंगे, तो वो स्क्रीनिंग में पता चल जाता है और फिर वो हाजी साहब का बैगेज खोल के और वो सामान उसमें से निकाल लिया जाता है, वो जमजम निकाल के फेंक दिया जाता है। क्योंकि अगर वो जमजम उसमें रह जाएगा तो वो सामान फ्लाइट पे लोड नहीं होगा और वो सामान फिर हाजी साहब का छूटेगा और उनको वापस आने के बाद उसमें प्रॉब्लम होगी। फिर सामान जैसा कि सऊदीया में बिल्डिंग से कलेक्ट किया जाता है सामान, तो हर बिल्डिंग के ऊपर 48 आवर्स बिफोर डिपार्चर सारी बिल्डिंग्स में इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो लगाया जाता है, नोटिस लगाया जाता है, और 18 घंटे पहले, कम से कम 18 से 20 घंटे पहले सामान कलेक्ट किया जाता है उसमें। और हर हाजी को जितना हाजी सामान जमा करेगा, अगर 2 पीस हैं तो उनको 2 टैग मिलेंगे, जो उसके एंटाइटलमेंट है, जो उसका अलाउंस है, वो सामान को वहीं टैग करके वहीं से लोड करके, और सामान जब बिल्डिंग से निकलता है तो उसका 2 जगह एक्सरे किया जाता है एयरपोर्ट तक पहुंचने से पहले। एक रास्ते में, एक मक्का से या मदीना से, होटल से लेके एयरपोर्ट तक पहुंचने के बीच में 2 जगह एक्सरे होता है। एक जगह एक्सरे सिर्फ इस चीज़ का होता है कि सामान में पानी तो नहीं है, जमजम तो नहीं है। वो सिर्फ उसमें से ये चीज़ चेक करते हैं कि इसमें कहीं जमजम तो नहीं है, और अगर किसी के सामान में जमजम होता है तो उसका सामान खोल के, वहाँ पे इंडियन हज मिशंस के लोग भी होते हैं और हज मिशंस के लोग भी होते हैं, उन लोगों की प्रेजेंस में, एयरलाइंस की प्रेजेंस में वो सामान खोला जाता है और उसमें से जमजम निकाल के डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, सामान दोबारा पैक करके एयरपोर्ट भेज दिया जाता है। फिर एयरपोर्ट पे दोबारा से स्क्रीनिंग होती है उस सामान की, उसके अंदर वो ये चेक करते हैं कि कोई हैजर्ड वाला आइटम तो नहीं है, ऐसा आइटम तो नहीं है जैसे पावर बैंक है, या जो चीज़ चेक इन बैगेज में अलाउड नहीं है वो तो नहीं है।
तो दोबारा एक्सरे करके वहाँ पे उस चीज़ को भी क्लियर कर दिया जाता है। हैंड बैगेज, वहाँ से भी जो एंटाइटलमेंट है हैंड बैगेज का वो 10 kg का ही है। आप उधर से 10 किलो तक का हैंड बैगेज अपने साथ में लेके आ सकते हैं। जद्दा एयरपोर्ट पे हाजियों को 10 से 12 घंटे पहले एयरपोर्ट पे बुलाते हैं, वहाँ वेटिंग एरिया होते हैं, उसमें उनको ठहराया जाता है, वहाँ बिठाते हैं उनको, और फ्लाइट के 4 घंटे पहले उनको अंदर एयरपोर्ट के अंदर लेते हैं। 4 घंटे पहले अंदर आएंगे वो, उनका इमिग्रेशन होगा, सिक्योरिटी होगी, और उसके बाद वो फिर फ्लाइट बोर्ड करेंगे। फ्लाइट बोर्ड करने के टाइम पे भी जो हैंड बैगेज है, अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ये जो नीचे वाले आइटम्स दिए हुए ना, बैलेंस स्केल, हाथ से उठाने वाला जो कांटा होता है जो वजन तोलने के लिए, वो अलाउड नहीं है। नाइफ, ब्लेड्स, अम्ब्रेला, मेटल चेन्स, यूटेंसिल्स, जमजम, ये सारी चीजें जो हैं हैंड बैगेज में अलाउड नहीं होती है। कोई भी शार्प आइटम, इवन रस्सी और टेप, ऐसा कोई भी आइटम, ऐसी कोई भी चीज जिससे आप किसी दूसरे आदमी को ऊपर काबू कर सकते हैं, उसको पकड़ के बांध सकते हैं, जैसे टेप से बांध सकते हैं आप, रस्सी से बांध सकते हैं, वो सारी चीजें भी अलाउड नहीं होती। जब, और इंडिया के अंदर जो चेक इन का तरीका है वो ये है कि जब हाजी मशीन से निकलता है तो अगर उसकी जेब में कुछ रहता है तो वो मेटल डिटेक्टर से चेक कर लेते हैं, लेकिन जद्दा में, सऊदीया में वो चीज़ नहीं है। आपको अपनी जेब से हर चीज़ निकाल के एक्सरे मशीन के अंदर रखनी होगी। इवन आपका जो घड़ा है, कड़ा होता है हाथ में बांधने वाला, वो भी निकाल के, क्योंकि जब तक वो मशीन बीप देती रहेगी, जो सिक्योरिटी स्टाफ वहाँ है वो आपको वापस भेजता रहेगा। तो हाजियों को ये ज़रूर समझाएं कि जब आप उधर से वापसी में आएँ तो अपना जेब में कोई भी मेटल का आइटम, छोटे से छोटा भी मेटल का आइटम अपने पास ना रखें, सब निकाल के एक्सरे मशीन के अंदर रख दीजिए, वो आगे जाके आप उसको उठा सकते हैं, क्योंकि उससे ये है कि सिक्योरिटी भी फास्ट हो जाती है और बाकी हाजियों को भी प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट आइटम। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वहाँ से आते वक्त वैल्यूएबल्स बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। तो अगर आप गोल्ड या सिल्वर लेके आ रहे हैं, वो आपके बैगेज अलाउंस में नहीं होता है। जो आपका फ्री बैगेज अलाउंस गवर्नमेंट आपको देती है वो उसके अंदर काउंट नहीं होता है। तो उसको आपको अगर रोका जाता है तो उसको आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, फिर उसके लिए वो कस्टम प्रोसीजर जो आपको है इंडिया का वो फॉलो करना पड़ेगा फिर। तो हाजियों का आप ये बताइए कि जो ज़रूरत का सामान है आपका, वहाँ से खजूर लाएं, जो यहाँ नहीं मिलती, जो चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं आसानी से, वो वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका जो फ्री बैगेज अलाउंस मिलता है वो आपके पर्सनल इफेक्ट्स पे मिलता है, यानी कि आपके पहनने के कपड़े हैं, जूते हैं और ज़रूरत का सामान है, उसका जो है वो फ्री अलाउंस में आता है। आप नया कुछ भी खरीद के लेके आएंगे, बहुत से लोग वहाँ से कोई म्यूज़िक सिस्टम ला रहा है, कोई टीवी ला रहा है या कोई और इस टाइप की चीज़ें ला रहे हैं, वो सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। अच्छा, आज अब एक नई रेगुलेशंस ये भी आई है कि विजिलेंस के जो कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे ड्रोन्स हैं, बैटरी से ऑपरेटेड जो ड्रोन्स होते हैं वो अलाउड नहीं है। बच्चों की जो बैटरी वाली स्कूटर्स होते हैं वो अलाउड नहीं है, वहाँ से काफ़ी लोग लेके आते हैं और वो फिर सिक्योरिटी उनको रोकती है और उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उनको ये भी समझाएं कि इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो वहाँ से परचेज ना करें। जब आप इंडिया में पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद आपका कस्टम्स होता है, इमिग्रेशन होता है, उसके बाद आप कस्टम में आते हैं, अपना सामान कलेक्ट करते हैं, और जब सामान कलेक्ट करके आप बाहर जा रहे होते हैं तब आपको यहाँ पे जमजम प्रोवाइड किया जाता है। दिल्ली में जब हाजी बाहर निकलने लगता है तब हम उसको यहाँ पे जमजम देते हैं। फ़ी हाजी
5 लीटर्स। इन केस अगर किसी हाजी का सामान किसी वजह से नहीं आता और उन्होंने अपना सामान जमा किया है और उनके पास बैगेज क्लेम टैग है, एक छोटी पर्ची हाजी को दी जाती है जो बैगेज क्लेम टैग बोलते हैं जिसको, तो आप हाजी को ये बताइए कि अगर आपके पास बैगेज क्लेम टैग है और आपका सामान नहीं मिला तो बिना रिपोर्ट लिखाए एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाएं। रिपोर्ट लिखा के, रिपोर्ट की कॉपी लेके तभी एयरपोर्ट से बाहर जाएं, क्योंकि एक बार अगर आप एयरपोर्ट से बाहर चले गए तो फिर एयरलाइंस की उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है और बहुत ज़रूरी है कि हाजी को ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि अगर मेरा सामान किसी भी वजह से नहीं आया है, वहाँ छूट गया या गलती से रह गया या जो भी कुछ बात है, वो रिपोर्ट ज़रूर लिखाएं। रिपोर्ट भी लिखाएं, रिपोर्ट की कॉपी भी लें। ये नहीं कि, क्योंकि उसकी 2 वजह है, 2 दिन या 4 दिन के बाद जब वो सामान आपका मिल जाएगा और वो आपके एम्बार्केशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उस रिपोर्ट की कॉपी के बिहाफ पे ही वो सामान आपको डिलीवर कराया जाएगा। क्योंकि पहले वो आप जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे आपको कॉपी दिखानी पड़ेगी, अपना टैग दिखाना पड़ेगा, तभी वो सामान एयरलाइंस आपको हैंडओवर करेगी। दुआओं में याद रखें जनाब। जी बताइए।